अच्छा स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को आवाज़ आ रही होगी। मेरी तरफ शायद नेटवर्क का कुछ मसला हुआ तो डिस्कनेक्ट हो गया था, और लेकिन मीटिंग जो है वो कनेक्टेड थी। आई डोंट नो, लेकिन आई होप कि आप लोग को आवाज़ आ रही होगी और स्क्रीन शेयर हो रही होगी। इस टाइम शायद नेटवर्क का मसला है यहाँ पे। एनीवेज, तो चलें वहीं से बात शुरू करते हैं जहाँ पे मैंने रोकी थी। और बात यहाँ पे जो मैं कर रहा था वो बात ये कर रहा था कि भाई हम यहाँ पे बात कर रहे थे इनर और आउटर के कॉन्सेप्ट पे, कि जो एस ऑर्बिटल है उसका जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट यहाँ पर 4 है, और जो डी ऑर्बिटल है उसका जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है। तो अगर पूछा जाए कि इनमें इनर का कौन है और आउटर का कौन है, तो डी का कोफिशिएंट 3 है, यानी डी ऑर्बिटल थर्ड शेल में प्रेजेंट है। एस का कोफिशिएंट 4 है, इसका मतलब एस ऑर्बिटल फोर्थ शेल में प्रेजेंट है। तो फोर्थ शेल और थर्ड शेल को कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली जो थर्ड शेल होगा वो यहाँ पे इनर शेल होगा, ऐसे ही है। और जो फोर्थ शेल होगा वो उसके कंपैरिजन में आउटर शेल होगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, वो ये बन रही है कि इलेक्ट्रॉन पहले 4s ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है, यानी टेक्निकली इलेक्ट्रॉन पहले आउटर शेल में एंटर हो रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है, यानी उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर शेल में एंटर हो रहा है। तो बात यहां पर यह आती है कि आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बाय डेफिनेशन, बाय लॉजिक, उन एलिमेंट्स को कहा जाता है कि जिनमें आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन पहले फिल हो जाए, जैसे कि यहां पे 4s में हो रहा है, और उसके बाद इनर शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो, जैसे कि यहां पे 3d में फिल हो रहा है। तो जब आउटर शेल पहले फिल होगा, जो कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल के अगेंस्ट है, तो जब आउटर शेल पहले फिल हो और इनर शेल बाद में फिल हो, तो इस तरह के एलिमेंट्स आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो अब इसको मैं जस्ट यहाँ पे एक पंच लाइन बना देता हूँ, इसको मेरे नोट्स में से पढ़ लीजिएगा कि आउटर शेल फिल्स बिफोर इनर शेल। तो ऐसे वो एलिमेंट जिनमें आउटर शेल पहले फिल हो जाए इनर शेल से, तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं इनको नाम दिया जाता है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, ठीक है ना, आर कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसलिए आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ये डेफिनेशन और ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर इसकी लॉजिक है, इसको आप लोग सारे ध्यान में रखिएगा कि आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन एलिमेंट्स को इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होता है, तो इसलिए ये एलिमेंट जो होते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, ये इसका ट्रू कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसी तरह से जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहलाते हैं, तो थोड़ा सा उस पर भी हम बात कर लेते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बाय डेफिनेशन उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनमें इनर शेल में इलेक्ट्रॉन पहले फिल हो जाए एज कंपेयर टू आउटर शेल, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको लिख दूं कि इनर शेल फिल्स बिफोर आउटर शेल आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ऐसे वो तमाम एलिमेंट जिसमें इनर शेल में इलेक्ट्रॉन पहले फिल हो और आउटर शेल में बाद में फिल हो, तो वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं जरा एफ ब्लॉक पे। एफ ब्लॉक की केमिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन ऊपर वाली जो बात मैंने डिस्कस की है आउटर ट्रांजिशन की, उसको वेरीफाई करने के लिए मैं इनर की जरा बात को समझाता हूं। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ये होती है। ये कॉन्फ़िगरेशन चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस की हुई थी, इसको याद रखिएगा। NS2 N-1 D में फिर 1 इलेक्ट्रॉन D1, और उसके बाद N-2 F1 to 14, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन जो थी ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाई गई थी। ये कॉन्फ़िगरेशन आपके पास जो है ये एफ ब्लॉक वालों की ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ा चुका हूं पीछे, ऊपर डी ब्लॉक वालों की और ये नीचे एफ ब्लॉक वालों की जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, अब जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो या तो 6 पीरियड में होते हैं, याद कीजिए लेंथेनाइट सीरीज पढ़ाई थी, या फिर वो 7 पीरियड में होते हैं, तो आप याद कीजिए एक्टिनाइट सीरीज पढ़ाई थी।
तो इसलिए अगर यहाँ पे n की वैल्यू की बात करें तो n की सिर्फ दो वैल्यूज पॉसिबल होती हैं f ब्लॉक में, या तो n की वैल्यू 6 होगी वो लेंथेनाइड्स होंगे, या फिर n की वैल्यू 7 होगी वो एक्टिनाइड्स होंगे। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू को 6 पुट करें तो देखिए इस फॉर्मूले में अब किस तरह के चेंजेस आएंगे। ये फॉर्मूला कुछ यूं बन जाएगा कि भाई आपके पास n की वैल्यू 6 आ गई तो आपने यहां पर रख दिया, ये हो गया 6s2, फिर आपने यहां पे रखा तो 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 जो होता है भाई वो 5 होता है, तो आपने लिखा 5d1। फिर आपने यहां पर रखा 6, तो ये हो गया 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 जो होता है वो होता है 4f 1 2 14, ये इस तरीके से यहां पे बनेगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपके पास बन रही है, इस कॉन्फ़िगरेशन में 2 मिनट के लिए जो पहला वाला ऑर्बिटल है उस ऑर्बिटल को आप इग्नोर कर दें, 6s2 को 2 मिनट के लिए आप इग्नोर कर दें, ठीक है। और उसके बाद आप जरा इनको देखें जो रिमेनिंग है, यानी 5d एंड 4f को थोड़ा सा अपने फोकस में रखें। तो ये जो 5d और 4s है, इसमें अगर मैं इनर और आउटर मार्क करूं तो इसमें हो क्या रहा है कि 5d का कोफिशिएंट जो है वो 5 है और f का जो कोफिशिएंट है वो 4 है। तो अगर d और f में पूछा जाए कि कौन आउटर है और कौन इनर है, तो बात यकीनी तौर पे यहां पे क्लियर होगी कि जो f है उसका कोफिशिएंट 4 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये f ऑर्बिटल जो है ये इनर शेल का ऑर्बिटल है और d जो है उसका कोफिशिएंट 5 है, जिसका मतलब क्या है कि जो d ऑर्बिटल है ये आउटर शेल का ऑर्बिटल है। तो अब इसमें देखें इनर आउटर समझ में आ रहा है ना कि d का कोफिशिएंट 5 है और f का 4 है, तो डेफिनेटली f जो होगा 4 कोफिशिएंट है, छोटा कोफिशिएंट है, तो ये अंदर होगा, इनर शेल का होगा, और d का कोफिशिएंट 5 है तो ये बाहर होगा, आउटर शेल का होगा। अब इसमें देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यूं होती है कि इलेक्ट्रॉन पहले जो है वो 5d में एक इलेक्ट्रॉन फिल होता है, पूरा फिल नहीं हो रहा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है। उसके बाद 4f में इलेक्ट्रॉन आके फिल होना शुरू होते हैं। 4f में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 13 आएगा और आखिर में 14 आ जाएगा। जब 4f में 14 इलेक्ट्रॉन पूरे फिल हो जाएंगे, उसके बाद भी मजीद इलेक्ट्रॉन अगर बचेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन फिर कहां फिल होंगे, जब 4f पूरा फिल हो गया तो फिर अगले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन वापस से 5d में फिल होना शुरू हो जाएंगे। 4f जब 14 हो जाएगा तो फिर 5d में 2 होगा, 5d में 3 होगा, इस तरह से चलेगा। तो इसमें ये होता है कि पहले जो कंप्लीटली फिल होगा वो इनर शेल का ऑर्बिटल होगा और उसके बाद जो फिल होगा वो आउटर शेल का ऑर्बिटल होगा। तो जब इनर शेल पहले फिल हो जाए आउटर शेल से तो इस तरह के एलिमेंट्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट है, तो ये चीज याद रखिएगा, एफ ब्लॉक की हद तक बुक में बात डिस्कस की हुई है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनका जो आउटर शेल होता है वो पहले फिल होता है एज कंपेयर टू इनर शेल। तो इसलिए ये जो एलिमेंट्स हैं ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ पे कहलाते हैं और उसमें फिर आप इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन से बात कर सकते हैं, ये इस तरह से होगा। ठीक है भाई, तो ये आइडिया आपको जो है वो होना चाहिए आउटर एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। ये तो आपके पास चैप्टर के कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट्स हैं जो इस तरह से है। एक्चुअल जो टॉपिक हमारा स्टार्ट यहाँ पर होता है वो टॉपिक हमारे पास है बच्चों जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स का टॉपिक है, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये बहुत तवील डिस्कशन है, बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत काम का टॉपिक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर डिस्कस किए हुए हैं। तो जरा इसको देखते हैं कि ये क्या है, क्या इसकी डिटेल्स हैं, तो इस पर जरा सा हम बात करते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बहुत सारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की हुई है और उन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में से हम फिर एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे पास आएंगी। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक यहां डिस्कस हुई है ये यहां पे डिस्कस की हुई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। फरूक आप कुछ पूछना चाहते हैं तो चैट में आंसर कर दें, चैट में पूछ लें बेटा, आपने हैंड रेस किया हुआ है। अच्छा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहली जो हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक में सॉरी सबसे पहली जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सबको पता है कि हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं
और बाय डेफिनेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर हो, ये वाली बात कि जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर होगा तो ये एलिमेंट जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ये बात सबको पता है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से देखा जाए तो भाई जब भी आप किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन डी ऑर्बिटल पे एंड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग को याद तो है ना फर्स्ट ईयर में कैसे करते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज का पहला मेंबर है स्कैनेडियम, एटॉमिक नंबर 21, ठीक है। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से यहाँ पे बनती है। एक मिनट बच्चों जरा रुकिएगा। फरूक कह रहे हैं कि उनके मैसेजेस सेंड नहीं हो रहे जूम पे, तो ये मसला है। फरूक आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो आप मैसेज दोबारा सेंड करके चेक करें अब सेंड हो रहा है या नहीं हो रहा। इस टाइम थोड़ा सा मसला ये होता है नेटवर्क का एरर होता है, इसलिए अगली क्लास जो है ना मैं मॉर्निंग में लूँगा। आवाज़ आ रही है, हाँ ठीक है, अब मैसेज सेंड हो रहा है, सही है। क्योंकि मेरा भी नेटवर्क अभी बीच में इंटरप्ट हो गया। अगली क्लास लूँगा मैं सैटरडे मॉर्निंग, मॉर्निंग में ज़रा सही रहता है, इंटरनेट जो है ना मसला नहीं करता। चलें, अच्छा वापस आए सारे। तो इस कैनेडियम में एटॉमिक नंबर 21 है। अब जरा बात को समझना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपके पास है इसकी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूं है 1s2 2s2। कॉन्फ़िगरेशन लिखना सबको आती होगी ना बच्चों। उसके बाद अच्छा ये रीजन पूछना था कि आउटर शेल क्यों होता है फिल पहले डी ब्लॉक में। इसमें आउटर शेल जो फिल होता है वो ऑफ बॉ प्रिंसिपल की वजह से होता है। ऑफ बॉ प्रिंसिपल का ये ड्रॉबैक है थोड़ा सा जो यहाँ पर आता है। जैसे मैंने अभी फर्स्ट डे की किसी क्लास में ऑफ बॉ प्रिंसिपल पढ़ाया था, मैं आपके सामने ऑफ बॉ का एक चार्ट शो करता हूँ जरा। तो एक मिनट जरा रुकिएगा, मुझे एक मिनट दीजिए, मैं आपको ऑफ बॉ का चार्ट शो करता हूँ। वहां पे मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ आप लोगों को, बल्कि मेरी स्क्रीन पे नजर आ ही रहा होगा, ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर ओपन हुआ है और ये ऑफ बॉ प्रिंसिपल का चार्ट है। इसको वहां पे पेस्ट कर देते हैं हम। अच्छा भाई, ये जो ऑफ बॉ प्रिंसिपल का चार्ट है ना, असल में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो उसके लिए इस चार्ट को हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आप लोगों ने ये चार्ट पढ़ा होगा, यकीनी तौर पे पढ़ा होगा। इस चार्ट के हिसाब से हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और ये जो चार्ट है बेसिकली ये बना हुआ किस कॉन्सेप्ट पर है, ये इस कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है द ऑर्बिटल हैविंग लेसर एनर्जी फिल्स फर्स्ट। वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लेसर होती है वो पहले फिल होता है। इस कॉन्सेप्ट पे ये ऑफ बॉ का चार्ट है। तो इसलिए अगर इस चार्ट की बात करें तो उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो फिल होगा वो 1s में होगा, ठीक है, सबसे ऊपर, यानी कि इस जगह पे इलेक्ट्रॉन फिल होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल होगा 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में ऐसे, फिर 3p में और फिर 4s में ऐसे, फिर 3d में। यहाँ पे फरूक आपके क्वेश्चन का आंसर है ऑफ बॉ की चार्ट के हिसाब से 3d में, फिर उसके बाद 4p में और फिर उसके बाद 5s में। तो अगर आप फरूक इस ऑफबो के चार्ट को देखें जो कि स्टैंडर्ड चार्ट है, तो अगर आप इसको जरा इस फोर्थ एरो से देखें तो 3s के बाद इलेक्ट्रॉन फिल होता है 3p में, 3p के बाद फिल होता है 4s में क्योंकि 4s की एनर्जी उससे ज्यादा होती है। फिर 4s के बाद इलेक्ट्रॉन फिल होता है 3d में क्योंकि उसकी एनर्जी उससे भी ज्यादा होती है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना इलेक्ट्रॉन की कि पहले इसमें आएगा या बाद में इसमें आएगा, ये एनर्जी के बेसिस पे बनी हुई है कि जिसकी एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें आता है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन बाद में उसमें आता है। तो 3p से ज्यादा एनर्जी 4s की होती है जो कि उसने बकायदा कैलकुलेशन भी दी है मैथमेटिकली। और फिर 4s से ज्यादा एनर्जी जो होती है वो 3d की होती है और फिर 3d से ज्यादा एनर्जी 4p की होती है। तो ये जो चार्ट है बेसिकली ये आपको गाइडलाइन दे रहा है किस बात की, ये आपको गाइडलाइन दे रहा है एनर्जी की, एनर्जी की गाइडलाइन दे रहा है कि भाई इसमें सबसे पहले जो ऑर्बिटल आएगा वो सबसे कम एनर्जी का होगा, उसके बाद जो ऑर्बिटल आएगा
वो उससे ज्यादा एनर्जी का होगा, फिर उसके बाद जो ऑर्बिटल आएगा वो उससे भी ज्यादा एनर्जी का होगा। तो बात ये कि एनर्जी की गाइडलाइन दे रहा है। तो वो जो पॉइंट है ना कि भाई 3D क्यों पहले हमने फिल किया और 4s जो है वो हमने बाद में फिल किया, तो बेसिकली वो एनर्जी का सीक्वेंस है। 4s क्यों पहले फिल किया और 3D क्यों बाद में फिल किया, ऐसे ही ना। तो वो एनर्जी का सीक्वेंस है कि 4s की जो एनर्जी होती है वो कम होती है और 3D की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑफ बॉथ चार्ट। के अगर 4s आप चेक करेंगे तो एरो पे 4s में पहले फिल होगा क्योंकि कम एनर्जी का है, और फिर बाद में 3D में फिल होगा क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी का। ये एनर्जी का सीक्वेंस बना हुआ है, तो इसलिए 4s में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होता है 4s की लेसर एनर्जी की वजह से। ये पॉइंट याद रखें, 4s की लेसर एनर्जी की वजह से, अकॉर्डिंग टू ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, 4s की लेसर एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन पहले 4s में फिल होता है और फिर बाद में 3D में फिल होता है। तो लेसर एनर्जी वाला फिल फर्स्ट, ये चीज ध्यान में रखें। तो अब जरा वापस इस पे आते हैं। अब मैं कुछ काम की बातें जरा इसको समझाता हूं, टेक्निकल टर्म्स जरा समझिएगा। स्कैनेडियम एटॉमिक नंबर 21, जब आप स्कैनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों लिखेंगे तो ये हुई कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों सबको लिखनी आती है ना, आपके सामने चार्ट भी आ गया, इस चार्ट को यूज करते हुए कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, जो ऑफ-बॉ प्रिंसिपल का राइट साइड पे चार्ट नजर आ रहा है। तो 1s, उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s। चार्ट को फॉलो करने का तरीका ये है कि आप एरो को फॉलो करेंगे टेल से हेड पे, तो टेल से हेड पे जो आता जाएगा उसको लिखते जाएंगे। तो मैं दोबारा से क्विक रिकॉल कराऊं, तो पहले एरो पे 1s, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें फिल होगा। फिर दूसरे एरो पे टेल से हेड पे जाते हुए 2s, इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होगा। फिर तीसरे एरो से टेल पे हेड पे आते हुए पहले 2p, बाद में 3s, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल होगा। फिर अगले एरो पे टेल से हेड पे आते हुए पहले 3p, बाद में 4s। फिर अगले एरो में पहले 3d, फिर 4p, फिर 5s। फिर अगले एरो में पहले 4d, फिर 5p, और फिर 6s। इस तरह से ये यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये एनर्जी का सीक्वेंस है। तो चले वापस आए, स्कैनेडियम एटॉमिक नंबर 21, कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। 4s2 तक जब आप पहुंचते हैं तो आप 20 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके होते हैं। 4s2 के बाद 3d में 1 इलेक्ट्रॉन। ये स्कैनेडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस कॉन्फ़िगरेशन को एक और तरह से लिख सकते हैं। एक और तरह से कैसे लिखते हैं, मैंने फर्स्ट डे वालों को भी बात समझाई थी और आई थिंक कि आप लोगों ने शायद फर्स्ट डे में पढ़ी हो। आपके पास एक बड़ी मशहूर नोबेल गैस है आर्गन, यहां पे नीचे लिख रहा हूं। एटॉमिक नंबर होता है उसका 18। 18 एटॉमिक नंबर है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम यूं लिखते हैं। कैसे लिखेंगे आर्गन की? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये चेक करें तो ये मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने आर्गन के लिखी हुई है। अच्छा, अगर आप इसको स्कैनेडियम से मैच करें, यहां से लेके यहां तक जो कॉन्फ़िगरेशन है 3p6 तक की जो कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लगी हुई है, यहां तक की कॉन्फ़िगरेशन आर्गन जैसी है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं यहां पे, अगर कि भाई अगर आप 1s2 से लेकर इस 3p6 तक देखिए तो ये कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आर्गन की होती है। ऐसा ही है ना बच्चों, एग्जैक्टली आर्गन जैसी है। तो इसलिए इस कैनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट करके लिखने का जो तरीकेकार है, वो तरीकेकार ये है कि आप इसको यूं लिखें कि बजाय इसके कि आप इतनी लंबी कहानी बनाएं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, आप बजाय इसके कितना सब कुछ करें, आप यहां पे इस तरह से लिखेंगे कि आपने लिखा यहां पे आर्गन ऐसे, फिर उसके बाद आपने यहां पे लिखा 4s2 ऐसे, और फिर आपने लिखा यहां पे उसको 3d1 ऐसे। बात सबको समझ में आ रही है? क्योंकि मैं इस पैटर्न को आगे लेके चलूंगा, ये स्टैंडर्ड पैटर्न है, इसी तरह से फॉलो करना होता है। तो मैं इस पैटर्न को लेके चलूंगा। हम आर्गन की बेसिस पे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो 18 इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही फिल होते हैं जैसे आर्गन में होंगे, इसलिए जस्ट AR लिख दिया जाता है। और फिर 18 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन 4s में डालेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन 3d में आएगा तो 21 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जिंक की लिखूं, जिंक एटॉमिक नंबर 30, तो जिंक की कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगी? 30 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? AR। आपने ये लिखा तो 18 हो गए। फिर उसके बाद 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 18 प्लस 2 20 हो गए। फिर उसके बाद 3d में बाकी के 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। तो 20 में 10 ऐड किया तो कितने हो गए? 30 हो गए।
समझ में आ रही कहानी क्या है? अच्छा, इसी तरीके से अगर कोई और एलिमेंट लें, जैसे फॉर एग्जांपल हम सबका फेवरेट एलिमेंट आयरन, एटॉमिक नंबर 26। अगर आप आयरन की कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कैसी होगी? आप इसको यूं लिखें, आपके पास वैसे ऑप्शन तो ये कि आप पहले वाले तरीके से भी लिख सकते हैं 1:2 2:2, लेकिन उससे ज्यादा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है जो अभी मैं समझा रहा हूं कि आपने इसको लिखा AR। तो AR का मतलब है भाई 18 इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही फिल होगा। AR के बाद फिर आपने लिखा 4s2, तो 18 के बाद s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 20 हो गए। फिर 4s के बाद आपने लिखा 3d6, तो 3d में 6 आ गए, तो ये 26 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ये आपके पास आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है जी, ये इस तरह से होगा। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नहीं लिख, कार्बन आबिद भाई कार्बन डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है ना, तो कार्बन तो वैसे ही रहेगा 1s2 2s2 2p2 करके रहेगा, तो कार्बन का अभी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब जरा काम की बात समझना। एक पुरानी बात फर्स्ट ईयर की याद दिलाऊं मैं आपको, याद कीजिए। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, कॉपर एटॉमिक नंबर 29। आपको क्रोमियम और कॉपर के स्पेशल केसेस याद हैं जो पढ़ाए जाते थे? क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन यूं होनी चाहिए थी कि आप लिखें AR 18 हो गए, 4s2 लिखें 20 हो गए, 3d4 लिखें 24 हो गए, होनी ये चाहिए थी। इसी तरह कॉपर की क्या होनी चाहिए थी? आपने लिखा AR 18 हो गए, 4s2 20 हो गए, और फिर 3d 29 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4s2 में 20 हो गए और 3d में 9, तो ये कितने हो गए 29। तो क्रोमियम और कॉपर की ये कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्रोमियम और कॉपर की लिखी है, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पे गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता था शायद, अब मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, और आप लोगों ने इसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा मुझे बताएगा। फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता था कि जो डी ऑर्बिटल होता है उसके साथ एक मसला ये होता है कि डी ऑर्बिटल में दो नंबर्स ऐसे हैं जो नहीं आ सकते। कौन कौन से दो नंबर्स नहीं आ सकते? ये आपके सामने लिखे हुए कि डी ऑर्बिटल में कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। ठीक है, और उसके बाद दूसरी बात ये याद रखें, डी में कभी भी 9 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। कशिश मैं आपको आंसर देता हूं, रुक जाए अभी। तो डी में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे और डी में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, ये बात याद रखिए। ठीक है, अच्छा, क्यों नहीं आते? क्योंकि जब भी कभी डी में 9 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उस सिचुएशन में डी ऑर्बिटल जो होता है वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है, हाईली अनस्टेबल हो जाता है। तो इसलिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो अपने बराबर वाले एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और जब वो बराबर वाले एस ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो डी में अगर 4 इलेक्ट्रॉन थे तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 5 हो जाएगा। अगर डी में 9 इलेक्ट्रॉन थे तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो 10 हो जाएगा। जब वो 5 होता है, D5, तो वो हाफ फिल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और जब D10 होता है तो वो फुल फिल हो जाता है और अगेन वो स्टेबल वहां पर हो जाता है। तो इसलिए चीज याद रखिएगा कि डी में ये दो नंबर नहीं आएंगे, इसके अलावा बाकी सारे नंबर पॉसिबल हैं, ये दो नंबर्स नहीं आएंगे। डी में कभी 4 और 9 नहीं आएगा। कभी भी ऐसा हो कि डी में 4 या 9 आ रहा हो किसी भी केस में, तो उस सिचुएशन में ये बराबर वाले ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 4s में 2 थे, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया और 3d हो गया 5। इसी तरह नीचे भी 4s में 2 थे तो एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया d को, तो ये हो गया 4s1 और 3d हो गया 10। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से जो है ये कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। ये स्पेशल केसेस हैं क्रोमियम कॉपर के, ये वैसे ही याद रखिएगा कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका मुख्तलिफ है। अब चैट में एक आंसर आया कि सर जिंक की जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्या हम ये कॉन्फ़िगरेशन यूं लिख सकते हैं, स्कैनेडियम एटॉमिक नंबर 21, और उसको क्या यूं लिख सकते हैं आर्गोन के बजाय स्कैनेडियम के ऊपर, और उसके आगे 3d9 करके लिख दें? क्या ये मुमकिन है कि नहीं? ये क्वेश्चन आया हुआ चैट में। तो देखें, बात यहाँ पे कहने की है कि ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका मुमकिन नहीं है। हम जब भी ये कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, ये हम बेसिकली नोबल गैस को बेस बना के लिखते हैं, नोबल गैस को। तो इस ब्रैकेट में या तो हीलियम आना चाहिए, या फिर नियोन आना चाहिए, या आर्गन आना चाहिए, ये इस तरह से होता है। अब जैसे आबिद ने एक बात पूछी थी, मैं उसका आंसर इसी के साथ मिला देता हूं, आपको बात क्लियर होगी। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s2 2s2
2p2, ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, हीलियम, कार्बन से पहले जो नोबल गैस टेबल में है ना वो हीलियम है, एटॉमिक नंबर होता है 2, तो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 1s2। तो असली कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को यूं लिखा जा सकता है कि इस 1s2 की जगह पे आप हीलियम लिख दें। तो इसलिए आपने क्या किया कि इस 1s2 की जगह पे हीलियम लिख दिया और उसके आगे 2s2 एंड 2p2 वैसे के वैसे ही रहेगा। ये इस तरह से लिखा जा सकता है, यानी नोबल गैस जो नियरेस्ट होती है ना उसके रेफरेंस से लिखा जाता है, ये इसको लिखने का तरीका होता है। नोबल गैस के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होगा। तो जैसे आप कह रही हैं कि स्कैनेडियम के साथ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, नोबल गैस होना जरूरी है, नोबल गैस के साथ उसको लिखा जाता है। तो ये इसका तरीकेकार होता है। जैसे मैं एक और अगर क्विकली एग्जांपल दे दूं क्योंकि थोड़ा सा बात डाइवर्ट हो रही है हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2, ये मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैग्नीशियम से पहले जो एलिमेंट आता है, जो नोबल गैस आती है टेबल में, वो आती है नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो उसकी क्या बनती है 1s2 2s2 2p6, ये नियोन की है। तो अगर नियोन और मैग्नीशियम को आपस में मिला के लिखा जाए तो मैग्नीशियम की दूसरी कॉन्फ़िगरेशन यूं बन सकती है कि आप बजाय इसके के 1s2 2s2 2p6 लिखें, आप इसकी जगह पे यहां पे मेंशन कर दें नियोन को। ठीक है, आपने नियोन लिखा और फिर उसके बाद जो 3s2 है आपने उस 3s2 को यहां पे लिख दिया। ये आपके पास मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि आपने नियोन लिखा और उसके आगे 3s2 करके लिख दिया। ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है। तो बहरहाल डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होते हैं तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन में हम ये आर्गोन वाला पैटर्न बहुत ज्यादा कॉमन है, इसको यूज करते हैं और एनटीएस पेपर में इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आई हुई है। जैसे ये जो आयरन की लिखी हुई है, ये कॉन्फ़िगरेशन एनटीएस के पास पेपर में पूछी हुई है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन के तरीके याद रखिएगा क्योंकि ये कैम्ब्रिज वालों को भी नहीं पढ़ाया जाता इस तरह से, तो इसलिए वो भी अक्सर इसमें फंस रहे होते हैं। तो इसलिए आपको ये आइडिया होना चाहिए कि भाई ये कॉन्फ़िगरेशन यूं लिखते हैं। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की दो कैटेगरीज कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे जो हमारे पास बनती हैं, उनमें हमारे पास एक बनती है कैटेगरी नॉन टिपिकल डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास बनती है वो बनती है यहां पे टिपिकल डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो ये जो मैंने ऊपर स्कैनेडियम और जिंक को मेंशन किया है, दीज आर नॉन टिपिकल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और उसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स मैंने उसके नीचे मेंशन किए हुए हैं, ऑल दीज आर टिपिकल डी ब्लॉक एलिमेंट्स। टिपिकल डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में एक दूसरे से मैच कर रही होती है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, क्रोमियम, मैग्नीज, वैनेडियम, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपस में मैच करती हैं, ये टिपिकल डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और जिनकी कैरेक्टरिस्टिक पूरे डी ब्लॉक में सबसे डिफरेंट है वो नॉन टिपिकल डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, जैसे स्कैनेडियम और जिंक। अब वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है स्कैनेडियम और जिंक की जो बाकी डी ब्लॉक से मैच नहीं करती, जिसकी वजह से स्कैनेडियम और जिंक नॉन टिपिकल डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं? हम उन पे ये बात करते हैं। टिपिकल नॉन टिपिकल का वर्ड हमारे टेक्स्ट में डिस्कस नहीं किया हुआ, ये फेडरल बोर्ड की बुक की टर्म है, लेकिन ये बहुत काम की टर्म है, इसलिए जरा समझिएगा। आगे इन्हीं टर्म्स को लेके मैं चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। तो इसलिए स्कैनेडियम एंड जिंक, दीज आर नॉन टिपिकल डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये इसलिए नॉन टिपिकल है क्योंकि इनकी जो बिहेवियर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट से डिफरेंट है। तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कौन कौन से कैरेक्टर डिफरेंट है, हमने उसी चीज पे बात करनी है इस टॉपिक में जो कि जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से चल रहा है। तो हम एक एक करके करेंगे। जैसे मैं ऊपर ऊपर से एक दो बातें बताऊं, जैसे जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जिंक है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, वो बल्कि उल्टा रिपेल होता है। अगर मैग्नेट के करीब लेके जाएंगे तो रिपेल हो जाएगा। जितने डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, उनके कंपाउंड कलर्ड होते हैं, कलरफुल होते हैं। और कहीं पे आपको ब्लू मिलेगा, जैसे कॉपर सल्फेट देखा अगर आपने, कहीं पे ब्राउन मिलेगा, आयरन वगैरह, तो कलर कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन जिंक वगैरह के जो कंपाउंड्स होते हैं ये कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता।
तो इनकी ये बिहेवियर मुख्तलिफ है। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा आयरन है तो उसके ऊपर चार्ज कभी आता है +2, वो फेरस कहलाता है, कभी आयरन पे चार्ज आता है +3, वो फेरिक कहलाता है। यानी चार्ज चेंज होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। लेकिन जिंक है, ये स्कैनेडियम है, जिंक पे जब भी चार्ज आएगा या तो +2 आएगा या फिर कुछ भी नहीं आएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जिंक कभी आपको +2 दिख रहा हो, कभी आपको +3 दिख रहा हो, कभी आपको +1 दिख रहा हो। ऐसा कभी भी जिंक के साथ नहीं होगा, ऐसा कभी भी स्कैनेडियम के साथ नहीं होगा। स्कैनेडियम पे जब भी चार्ज आता है वो +3 आता है या फिर नहीं आता। लेकिन बाकी एलिमेंट्स के साथ ऐसा होगा और हम उसी को पढ़ने जा रहे हैं। तो इसलिए आगे बहुत सारी बातें हैं जो इनको रिलेट करेंगी। तो ये जस्ट 2 वोकैबुलरी याद रखिए कि नॉन टिपिकल कुछ है और कुछ टिपिकल डी ब्लॉक, ज्यादातर टिपिकल डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनमें से 1-2 ऐसे हैं जो कि नॉन टिपिकल हैं। तो उन्हीं को हम एक एक करके अलग से डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहला ये डिस्कशन है। तो इसका आइडिया आपको होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट की जब भी लिखी जाएगी तो कॉन्फ़िगरेशन हमेशा एंड होगी डी ऑर्बिटल पे, और जब डी ऑर्बिटल पे कॉन्फ़िगरेशन एंड होगी तो उसके बाद फिर यहाँ पे टिपिकल और डी नॉन टिपिकल की कैटेगरी आती है। तो हम इस पे इतने आइडिया ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो अगली कैरेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद, नेक्स्ट जो कैरेक्टर यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है वो कैरेक्टर यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हवाले से। अब मुझे वैसे ये तो नहीं पता कि आप लोगों ने चैप्टर 14 फिजिक्स में पढ़ा है या नहीं पढ़ा, मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मेरा ख्याल है वो चैप्टर है। लेकिन ये कि उसके कुछ कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ, तो जरा उसको ध्यान से समझना। तो इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो सेकंड कैरेक्टर है वो ये है कि इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। तो उनको हम एक नजर डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो बच्चों, हमारे पास 3 तरह की मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होती हैं, 3 तरह की, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं जरा सुनिएगा। एक होती है हमारे पास पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। क्या होती है क्या नहीं होती है हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन एक जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो पैरा मैग्नेटिज्म कहलाता है, और ऐसे एलिमेंट जिनमें ये होती हैं वो पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाती हैं। तो एक तो हमारे पास पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस होती है। अच्छा, दूसरी जो हमारे पास यहां पर होती हैं वो होती हैं फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जिनमें फेरो मैग्नेटिज्म पाया जाता है, वो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाती हैं। अब ये क्या होती हैं, कैसे होती हैं, हम जरा इस पे भी बात करेंगे। और तीसरी जो हमारे पास यहां पर आती है वो आती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जिनमें डायमैग्नेटिज्म होता है, वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाती हैं। अब ये डायमैग्नेटिज्म क्या चीज होती है, हम इन सब पे एक एक करके बात करेंगे। इसका कुछ कॉन्सेप्ट फिजिक्स में डिस्कस हुआ भी है, कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो जरा इसको जरा समझ लें कि पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है और डायमैग्नेटिज्म क्या होता है। पहले तो इनका जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है वो सुन लीजिए, फिर इनका केमिस्ट्री का क्या कॉन्सेप्ट है हम उस पर बात करेंगे। पैरामैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस या पैरामैग्नेटिज्म का मतलब सिंपल ये होता है कि ऐसी वो तमाम सब्सटेंसेस जो अट्रैक्ट हो मैग्नेटिक फील्ड में, उनको नाम दिया जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का। जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो, मैग्नेट में रखें तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो, तो उनको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का नाम देते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होती हैं, जैसे कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस अट्रैक्ट होती हैं, लेकिन इनमें एडिशनल बिहेवियर ये होता है कि इनको आप मैग्नेटाइज कर सकते हैं, इनको आप मैग्नेट बना सकते हैं। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट भी हो और उनको मैग्नेटाइज भी किया जा सकता हो, उनको मैग्नेट में कन्वर्ट किया जा सकता हो, तो वो कहलाती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। और ये इस तरह का फिनोमेना फेरोमैग्नेटिज्म कहलाता है। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होती हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट ना हो, अगर आप मैग्नेट बनाएं तो वो मैग्नेट ना बने, और अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने से वो स्लाइटली सा रिपेल हो जाए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होता है उसको नाम दिया जाता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का, और ये फिनोमेना डायमैग्नेटिज्म कहलाता है। तो पैरामैग्नेटिज्म वो जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो, फेरोमैग्नेटिज्म वो जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट भी हो और उनको मैग्नेट भी बनाया जा सकता हो, और डायमैग्नेटिज्म वो होता है
कि जो मैग्नेटिक फील्ड में ना तो अट्रैक्ट हो, ना उनका मैग्नेट बनाया जा सकता है, बल्कि उल्टा वो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होता है, वो डायमैग्नेटिक कहलाता है। अब ऐसा क्यों होता है? अट्रैक्ट कौन हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन मैग्नेटाइज हो रहा है, कौन रिपेल हो रहा है, हम जरा इनकी केमिस्ट्री पे बात करते हैं। ये तो फिजिक्स की टर्म्स है जो मैंने ऐड की हैं। शायद अगर 14 चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा हो मे बी, तो वहां पर शायद आपने ये चीजें पढ़ी हो, और अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, जरा समझ लीजिएगा, वहां पे भी इतना डिटेल में है नहीं डिस्कशन उसका। अब ये जो बिहेवियर है, अट्रैक्ट होना, मैग्नेटाइज होना, रिपेल होना, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जरा इसको आप समझ लें। ये बात तो सबको पता है ना कि मैग्नेट का ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट करता है और सेम पोल रिपेल करता है। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट पोल है। नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। साउथ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम पोल्स रिपेल करते हैं, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट का ये बिहेवियर होता है ना बच्चों, ये तो पता है ना सबको। अच्छा, अब इसको मैं कैसे यहां पे इसकी केमिस्ट्री कैसे बनाता हूं जरा समझना, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में यही तो ब्यूटी है, इसमें बड़े फिजिक्स के कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन होते हैं, जरा समझिएगा। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 में सब ऑर्बिटल्स पढ़ाए जाते थे। सब ऑर्बिटल, एक होता है ऑर्बिटल और एक होता है सब ऑर्बिटल। जैसे पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल के बारे में सबने पढ़ा कि पी ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सबने पढ़ा है। लेकिन ये भी सबने पढ़ा होगा कि पी ऑर्बिटल के 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, याद है? एक एक्स एक्सिस पे लाई करता है जिसे हम कहते थे पी एक्स, एक वाई एक्सिस पे लाई करता है जिसे हम कहते थे पी वाई, और एक जेड एक्सिस पे लाई करता है जिसे हम कहते थे पी जेड। ये सबने पढ़ा होगा, बल्कि मैं ऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाता था तो वहां पे भी ये बात आती थी। ऐसे ही हर सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो px में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, py में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, pz में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यानी टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो p ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो ये कहानी है, ये तो p ऑर्बिटल की बात है। हम यहां पे बात करें d ऑर्बिटल की, क्योंकि हम d ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो d ऑर्बिटल जो होता है उसमें 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। ये याद रखिएगा, d में 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपको अब याद करना पड़ेगा, और अब याद कर लीजिए। उनमें एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी जेड एक्स, ये सारे मैथमेटिकली कैलकुलेट हुए हैं। एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर। टोटल ऑर्बिटल जो है वो डी में, डी ऑर्बिटल के जो टोटल सब ऑर्बिटल्स होते हैं वो ये 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये पहली दफा ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है हमारे लेक्चर में, तो इसलिए आपको ये याद रखने पड़ेंगे कि भाई डी के ये 5 सब ऑर्बिटल्स जो हैं वो होते हैं। ठीक है, अच्छा, हर सब ऑर्बिटल, चाहे सब ऑर्बिटल पी का हो या सब ऑर्बिटल डी का हो, हर सब ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है। तो इसलिए पी के सब ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आते थे, डी के सब ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आते थे। और अगर अपना कॉमन सेंस यूज करें तो डी के टोटल 5 सब ऑर्बिटल्स हैं, एक सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 5 सब ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसलिए डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यानी कोई वैसे ही पूछ ले कि भाई डी में 10 क्यों आते हैं, या आप वैसे ही किसी से पूछ लें कि भाई डी में 10 क्यों आते हैं, भाई आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो क्यों आते हैं? उसकी वजह यह है कि डी ऑर्बिटल के 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, हर सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इस तरह 5 सब ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब जरा बात को समझें, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से बात करूं तो अगर डी में सपोज करें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहां होगा? डी एक्स वाई में होगा। ऐसी है। अगर डी में सपोज करें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन डी एक्स वाई में, 1 इलेक्ट्रॉन डी वाई जेड में होगा। अगर डी में सपोज करें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन डी एक्स वाई में, 1 डी वाई जेड में, 1 डी जेड एक्स में। ये हंस रूल कहलाता था इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका। तो अब यहां पे याद रखिएगा कि जब किसी ऑर्बिटल में
जब किसी सब ऑर्बिटल में इस तरह का अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी सब ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी रखता है और वो पैरामैग्नेटिक कहलाता है। यानी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं? केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पैरामैग्नेट उनको कहा जाता है जिनमें वन नहीं, जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो तो उनको नाम दिया जाता है पैरामैग्नेटिक का। यानी देखो दो डेफिनेशन साथ चला रहा हूं। फिजिक्स क्या कहती है? जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो वो पैरामैग्नेटिक है। और मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट कौन होता है? केमिस्ट्री ये कहती है जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है और वो पैरामैग्नेटिक कहलाता है, जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, अब यहां पे बात ये आती है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में तो अट्रैक्ट हो रहा है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक फील्ड में तो लाजमी अट्रैक्ट होगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में कितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट होगा या कितना वीक अट्रैक्ट होगा, ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में तो ये मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा वीक अट्रैक्ट होगा, हल्का हल्का अट्रैक्ट होगा। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन दो हैं, ठीक है, तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 है तो मैग्नेटिक फील्ड में ये और ज्यादा अट्रैक्ट होगा। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 है तो मैग्नेटिक फील्ड में ये बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। यानी जैसे जैसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसकी जो अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रांग होती चले जाती है। तो बात सिर्फ कहने की है कि पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं और वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। पीरियोडिक टेबल में स्कैनेडियम से लेकर एटॉमिक नंबर 21 स्कैनेडियम है, स्कैनेडियम से लेकर आपके पास मैग्नीज तक, मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25 है, यहां तक के जो एलिमेंट्स हैं ये पैरामैग्नेटिक हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं इस वजह से। अच्छा, अब जरा इसको और आगे लेके चलो। डी में सपोज करें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन डी एक्स वाई में, 1 इलेक्ट्रॉन डी वाई जेड में, 1 इलेक्ट्रॉन डी जेड एक्स में, 1 इलेक्ट्रॉन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में और 1 इलेक्ट्रॉन डी जेड स्क्वायर में। अगर डी में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये इस तरह से होगा। ठीक हो गया? अच्छा, अगर सपोज करें कि डी में एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि तमाम सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी 5 सब ऑर्बिटल में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। और फिर जो छठा इलेक्ट्रॉन डी में आया है वो 6 इलेक्ट्रॉन दोबारा से डी एक्स वाई को फिल करेगा। तो डी एक्स वाई के पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन यहां पर हो जाएंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हो जाएंगे। समझ में आ रही है कहानी क्या है? यानी मैं इसको एरो बना के भी दिखा देता हूं ताकि आप उसमें कंफ्यूज ना हो कि अगर सपोज डी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? 1 इलेक्ट्रॉन डी एक्स वाई में, मैं एरो बना देता हूं एंटी क्लॉक का, 1 इलेक्ट्रॉन डी वाई जेड में, 1 इलेक्ट्रॉन डी जेड एक्स में, 1 इलेक्ट्रॉन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 1 इलेक्ट्रॉन डी जेड स्क्वायर। ये 5 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए। उसके बाद छठा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो वापस से डी एक्स वाई में आएगा। तो अब देखो डी एक्स वाई में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पेयर बन गया। सातवां इलेक्ट्रॉन डी वाई जेड में आएगा तो देखो डी वाई जेड में पेयर बन गया। अगर आठवां इलेक्ट्रॉन होगा डी जेड एक्स में आएगा, उसमें पेयर बन गया। तो बात यहां पर ये है कि जब 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो वहां पे पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो जब दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, यानी पेयर्ड भी और अनपेयर भी, दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो फिर इस तरह का जो एलिमेंट होता है ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट भी होता है और साथ में उसको मैग्नेटाइज भी किया जा सकता है, यानी ये फेरोमैग्नेटिक की कैटेगरी में आएगा। तो फेरोमैग्नेटिक वो होते हैं जिनमें बोथ पेयर्ड एंड अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम फेरोमैग्नेटिक का नाम देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो फेरोमैग्नेटिज्म का है, इसको ध्यान में रखिएगा। सारे अनपेयर हैं तो पैरामैग्नेटिक, सारे कुछ अनपेयर और कुछ पेयर्ड हैं तो फिर वहां पर फेरोमैग्नेटिज्म आता है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एटॉमिक नंबर 26 है आयरन का, तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है
तो आयरन जो है वो फेरोमैग्नेटिक है, क्योंकि आयरन D6 पे कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो जाती है, तो वो इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर 26 से ऑनवर्ड्स जो हैं वो आपके पास फेरोमैग्नेटिज्म की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, अब अगर अगली कहानी कि अगर डी में सपोज करें फुलफिल हो जाए, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, जब डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो वो किस तरह से फिल होगा, वो इस तरह से फिल होगा 1 इलेक्ट्रॉन डी एक्स वाई में, 1 डी वाई जेड में, 1 डी जेड एक्स में, 1 डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 1 डी जेड स्क्वायर। कितने फिल हो गए? 5। फिर उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन डी एक्स वाई में, 7 इलेक्ट्रॉन डी वाई जेड में, 8 इलेक्ट्रॉन डी जेड एक्स में, 9th इलेक्ट्रॉन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, और 10th इलेक्ट्रॉन डी जेड स्क्वायर में फिल होगा। तो अब कितने फिल हो गए? अब 10 फिल हो गए। लेकिन अब कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व करने की क्या हो गई, अब जितने भी ऑर्बिटल्स हैं किसी भी ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी हर ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि आपके पास सारे ऑर्बिटल पेयर्ड हो जाएं, तो फिर इस तरह का जो एलिमेंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होना बंद हो जाता है, उसको मैग्नेटाइज भी नहीं किया जा सकता, बल्कि वो मैग्नेटिक फील्ड में स्लाइटली सा रिपेल होना शुरू हो जाता है, और फिर वो बन जाता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो जब सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो फिर आपके पास डायमैग्नेटिक की कैटेगरी में आएगा, ये इस तरह से होगा। तो बात को समराइज अगर करें, जब सारे अनपेयर हैं, जितने भी हैं सब अनपेयर हैं, तो वो पैरामैग्नेटिक है। जब सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो डायमैग्नेटिक है। जब मिक्स हुआ है, कुछ पेयर्ड है और कुछ अनपेयर है, तो फिर वो फेरोमैग्नेटिक की कैटेगरी में आपके पास आते हैं। ये इस तरह से होता है। तो इसलिए ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि भाई आपके पास जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से लगेगा। जैसे ये जो फेरोमैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म की जो एग्जांपल है, इसमें आप जो है जनाब जिंक को ले सकते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 30 होता है, और एटॉमिक नंबर 30 का मतलब है कि जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो जिंक की कॉन्फ़िगरेशन D10 पे खत्म होती है, और फिर वो इस तरीके से इस तरह की जो डायमैग्नेटिक का जो कॉन्सेप्ट है, जो सीक्वेंस है, ये उसको फॉलो करता है, ठीक है। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रॉन लूज करता है, देखो ये एक अलग डिबेट है। फेरोमैग्नेटिक की जो आप बात कर रहे हैं फरूक, तो फेरोमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, बिल्कुल रखता है, और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का फिनोमेना अमूमन नहीं होता, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कभी भी गेन नहीं करते डी ब्लॉक एलिमेंट। या तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर पूरा गेन कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग कर लेते हैं, या फिर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, एक एक दो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। तो इसलिए आप अगर स्पेसिफिक बात करें फेरोमैग्नेटिक की, अगर स्पेसिफिक बात करें, तो यहां तक की बात ठीक है कि फेरोमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेंगे, ठीक है ना। पैरामैग्नेटिक जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, लेकिन ये मैं आगे पढ़ाऊंगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की फॉर्मेशन इसके अंदर आगे आएगी, तो उसके अंदर हम इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मजीद बात करेंगे कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और किस किस तरह की बॉन्डिंग कर सकता है। वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का टॉपिक है, इसी जनरल करेक्टर्स में आएगा, 7वां 8वां करेक्टर है, तो उसके अंदर ये डिस्कस होगा। लेकिन फिलहाल ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपके पास, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट है, ये काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरा याद रखिएगा। विकेबलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते जाते एक छोटी बात मैं यहाँ पे ऐड करता चलूं। विकेबलरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज याद रखिएगा कि ये जो डी के सब ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो डी के सब ऑर्बिटल्स होते हैं, ये तमाम के तमाम सब ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के होते हैं। ये सारे सब ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के होते हैं, और इन सब ऑर्बिटल्स को नाम दिया जाता है डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स का। ये टर्म अगर कहीं पर भी आ जाए डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स की, बुक के अंदर आप रीड करें, बुक के अंदर भी ये मिलेगी, तो डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स याद रखिएगा कि दी ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी सेम एनर्जी होती है, तो ये ऑर्बिटल्स डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। तो इसलिए डी के जो सब ऑर्बिटल्स होते हैं पांचों, ये सारे सेम एनर्जी रखते हैं, और ये सारे के सारे डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। ये टर्म इनके लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक टर्म है, इसको ध्यान में रखिएगा।
तो फिलहाल बच्चों इसको इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह ताला सैटरडे मॉर्निंग में फिर मैं क्लास को यहीं से कंटिन्यू करूंगा और आगे के टॉपिक ऐड करूंगा। और मैं कल आप लोगों को टेस्ट का टॉपिक बता दूंगा, एमसीक्यूज बेस्ड कुछ टेस्ट मुझे लेने, ऑब्वियसली फुल कोर्स के ब्रेक कर करके लेने। तो सैटरडे से हम फिर टेस्ट के सिलसिला भी स्टार्ट करेंगे और छोटे छोटे एमसीक्यूज टेस्ट में हम ब्रेक करके चीजों को करेंगे ताकि आपकी उसकी प्रैक्टिस साथ साथ हो जाए। ठीक है जी। और ये लेक्चर मॉर्निंग में अपलोड होगा, अभी अपलोड नहीं हो पाएगा, ये सुबह सुबह मैं कर दूंगा, तो उसको अगर आप रिव्यू करना चाहें तो रिव्यू कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलें, थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।